नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। दोस्तों, बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 3 2022 के ओल्ड सॉल्व पेपर की बात करेंगे। इसके पहले जो 5 मार्च का पहले शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका हमने पेपर सॉल्व कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है, यहाँ पे बेल आइकन भी मिल जाएगा, एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, चैनल को विजिट करके अवश्य देख लीजिएगा। सारे पेपर सॉल्व करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 3 2022 के। और आज का जो पेपर रहेगा वह 5 मार्च 2022 सेकंड शिफ्ट का पेपर हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सभी लोग तैयार हो जाइएगा। जो भी कमी रह गई है इस ओल्ड पेपर से समझिए, किस प्रकार के प्रश्न किस प्रकार से हमने हल किया था। इसके बाद जो है आपके क्लासेज जो है स्टार्ट होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जिसमें से पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। और पहला प्रश्न आप पे क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न है कि भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। पहला ऑप्शन हो जाएगा। पहले लैंग्वेज फर्स्ट यहाँ पे हिंदी भाषा जिन्होंने सेलेक्ट किया है, लैंग्वेज फर्स्ट का पेपर हुआ था। प्रश्न हमारा, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही माना गया है। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है कि प्राइमरी कक्षाओं में पठन शिक्षण का उद्देश्य इनमें से क्या नहीं होगा। यानी प्राथमिक फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने का क्या उद्देश्य नहीं हो सकता। देखिए, विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक अथवा उसके जोड़ की पाठ्य सामग्री को शुद्ध उच्चारण, उचित स्वराघात, बलाघात के लिए विद्यार्थी उपयुक्त गति से पढ़ सके, विद्यार्थी अपने स्तर के पुस्तकों के अध्ययन को मनोरंजन प्राप्त कर सके, इन तीनों को जो है उद्देश्य है। लेकिन प्रश्नों के उत्तर याद कर सकें। प्राइमरी में बच्चों को जो है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को याद करना जो है, प्रश्नों को उत्तर याद करना, ये शिक्षण या पठन शिक्षण का उद्देश्य नहीं हो सकता। तो इसीलिए यहाँ पे सी ऑप्शन को सही माना गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से संज्ञानात्मक संप्रति का न्यूनतम स्तर क्या होता है। देखिए, संज्ञानात्मक संप्रति यहाँ पे दी गई है, ध्यान दीजिएगा। संज्ञानात्मक संप्रति का अगर न्यूनतम स्तर बात करें तो वह होता है ज्ञान। बाकी अनुप्रयोग, बोध, विश्लेषण इससे उच्च स्तर होते हैं, लेकिन सबसे कम जो होता है वह होता है ज्ञान। किसकी? संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर। ठीक है, जो ईएसबी ने पीबी ने सही माना है उसी आंसर की हम बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए, आपकी नियुक्त होती आप लोग अध्यापक बन गए। यह प्रश्न पूछा गया था कि बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो भाषा शिक्षक को परस्पर बातचीत करने का अधिक से अधिक क्या है, अवसर देना। जहाँ भी देखिए पेडागोजी में अवसर शब्द आए, अवसर शब्द याद मतलब वह हमारा पॉजिटिव हो जाता है पेडागोजी के लिए बात करें। अगला है, भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक क्या होता है। तो भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक होता है कि अलग अलग संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर। मैंने कहा जहाँ भी अवसर शब्द देखेगा पेडागोजी में, अवसर पॉजिटिव माना जाता है। क्लास में हम बताएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव पेडागोजी क्या शब्द हमें देखना है, ये भी हम बात करेंगे। पहले प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक क्या होता है। आवश्यक ये है कि अलग अलग संदर्भों में भाषा के प्रयोग के अवसर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। देखिए, कहानी कथन के आवश्यकता में सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है। सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उचित नहीं है। बच्चों को शब्द भंडार के विकास में अवसर प्राप्त होते हैं, तो अवसर, परिवेश और बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उचित भी नहीं है। या सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। सभी बताइए, हिंदी भाषा कक्षा में कहानी कथन, ध्यान दें, कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा उचित नहीं है। तो यहाँ पे पीबी ने क्या माना है, सभी बच्चों की क्षमता के अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। जी हाँ, सभी बच्चों की जो क्षमता होगा उसके अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। यह कहानी कथन की आवश्यकता को उचित नहीं माना गया। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था। प्रश्न क्या पूछा गया था कि वाइगोस्की के अनुसार सीखने को किससे पृथक नहीं किया जा सकता।
तो वाइगोस्की के अनुसार जो है सीखने को उसके सामाजिक संदर्भ से पृथक नहीं किया जा सकता। बाकी पुनर्बलन से कर सकते हैं, व्यवहार से, मापने योग्य परिवर्तन से, अवबोधन प्रक्रियाओं से, इन तीनों से पृथक किया जा सकता है, लेकिन उसके सामाजिक संदर्भ के पृथक नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की। जहाँ पे वाइगोस्की का आएगा तो सामाजिक शब्द जरूर आएगा, ये आपको ध्यान देना है। ये आपके वर्ड हैं, पॉजिटिव वर्ड हैं पेडागोजी के। अगला, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में देखा जाए जो हमारा कथन सही नहीं दिया गया है, देखिए भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, हम पढ़ चुके हैं। भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। समृद्ध भाषा परिवेश भाषाजित करने में भी सहायक होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक रहता है, ये निगेटिव। यहाँ पे केवल दे दिया जाए तो केवल जो शब्द होता है निगेटिविटी माना जाता है पेडागोजी में, नकारात्मक। और ये पूछा जा रहा है क्या सही नहीं है, तो हमें सेकंड ऑप्शन को चयन कर ली, इसीलिए पीवी ने सेकंड ऑप्शन को सही माना है। आप लोग भी जरूर देखिए, आपके शिफ्ट में जो पेपर था, शिफ्ट वाइज हम डेली करेंगे। जिनका 5 मार्च को सेकंड शिफ्ट में पेपर है, पूरे प्रश्न देखिए। जिनका फर्स्ट शिफ्ट में था, इसके पहले हम पेपर कर चुके हैं, जरूर देखिएगा कि आपने क्या सही किया था, क्या गलत हो रही थे, कहाँ पे गलती किया था आपने, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला, सतत व व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय क्या होता है? तो सतत और व्यापक में व्यापक का अर्थ होता है संज्ञानात्मक या सह संज्ञानात्मक से अर्थ होता है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे जो है केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ते हैं। बिल्कुल सही बात है। कहानी, कविता, गीत और नाटक के माध्यम से बच्चे क्या होते हैं, अपनी जो सांस्कृतिक धरोहर है उससे जोड़ते हैं। बी ऑप्शन को यहाँ पे सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि भाषा सीखने के लिए कौन सा साधन सबसे उपयुक्त माना जाता है? तो भाषा सीखने के लिए सबसे उपयुक्त साधन होता है अनुकरण करना। क्या होता है? अनुकरण करना सबसे उचित साधन होता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस शैक्षिक निहितार्थ में यह है कि कक्षा में कक्षा में क्या है, कक्षा में जो है बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने में, विभिन्न अनुभवों में स्वयं को जोड़ने का कई अवसर ना दिया जाए। कई अवसर मतलब ना देना, ये हमारे अनुभवों का आकार देने की भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण हो गया। तो ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि अवसर ना दिया जाए ये तो निगेटिव हो जाएगा। बच्चे के अनुभव के बारे में बात ना करना, ये भी ना निगेटिव हो जाएगा। डायरी लेखन के बारे में बात किया जाए तो भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका में भी डायरी लेखन की उतना नहीं महत्वपूर्ण होता जितना महत्वपूर्ण होता है बच्चों को विभिन्न संदर्भ में अनुभव करने में, विभिन्न अनुभव में स्वयं को जोड़ने का अवसर। मैंने कहा ना, अवसर जहाँ भी आइएगा वो सबसे पॉजिटिव हमारा माना जाता है, ठीक है। ये भी आपको थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों को भी ध्यान देते रहना। अगला है, संगीता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। संगीता के यहाँ पे एक अध्यापिका हो गई जो कक्षा 8 में हिंदी भाषा पढ़ा रही हैं। कविता भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किसके प्रति जो है सचेत रहने की सलाह देंगे? तो 8वीं कक्षा में अगर हिंदी पढ़ा रहे हैं तो उनको कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता, इसकी सलाह हमें देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्नों की। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या होती है? तो जो पत्र पत्रिकाएं होती है वह भाषा सीखने में साधक होती हैं। क्या होती है दोस्तों? साधक होती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया, बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है कि भाषा की पाठ्य पुस्तकें कैसी होनी चाहिए? तो भाषा की पाठ्य पुस्तकें जो होती हैं वह एक साधन होती हैं, ना कि साध्य होती हैं, ना एक मात्र, ये भी एक मात्र दिया गया है। अभ्यास परक ही होनी चाहिए। ही होना मतलब ये अपने आप को, ये भी निगेटिव वर्ड ले जाना है। तो मतलब भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या होती हैं? केवल एक साधन होती हैं। अब गद्यांश आ गया है और गद्यांश से यह पूछा गया था कि आज हम इस असमंजस में पढ़े हैं और यह निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि हम किस ओर चलेंगे, हमारा ध्येय क्या है। ये आपका गद्यांश पूछा गया था और इसी गद्यांश से अब हम प्रश्न करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से उपरोक्त गद्यांश में उचित शीर्षक अवश्य पूछा जाता है। तो श्रेय एवं प्रेम क्या है? श्रेय एवं प्रेय जो है यह उचित शीर्षक हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न दिया गया है
कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हमारे पैर लड़खड़ाते हैं। हमारे पैर क्यों लड़खड़ाते हैं, जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए, हमारे पैर इसलिए लड़खड़ाते हैं क्योंकि हम जो है लक्ष्यहीन होते हैं और दिशाहीन होते हैं। जो व्यक्ति दिशाहीन लक्ष्यहीन होगा उसी के ही पैर लड़खड़ाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। अब दृढ़ संकल्प लेकर किसी चीज़ को करेंगे तो आपके पैर नहीं लड़खड़ाएंगे। ग्रामर से पूछा गया कि सतसई में कौन सा समास होगा, तो सभी लोग जानते हैं सतसई यहाँ पे संख्यावाचक है तो द्विगु समास होगा। जहाँ पे दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। ठीक है, तो समास से भी प्रश्न पूछा गया था। संधि समास ऐसा नहीं है, एक एक दो दो प्रश्न पूछे गए थे हिंदी में। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द यहाँ पे पूंजी जो शब्द है हमारा तद्भव हो जाएगा। ठीक है, तद्भव ये शब्द होते हैं जो डायरेक्टली आपके संस्कृत से लिए जाते हैं, तद्भव कहलाते हैं, ये तत्सम कहलाते हैं। सभी लोग बताइए, तद्भव देखिए जो रूपांतरित शब्द होते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। जैसे प्रभुत्व, वक, वर्ष, ये संस्कृत से डायरेक्टली किए गए, ये तत्सम शब्द कहलाएंगे। लेकिन पूंजी जो है ये तत्सम शब्द का रूपांतरित है, इसलिए पूंजी जो आपका तद्भव में आ जाएगा। तो तद्भव तत्सम ये भी इजली था, इसको भी हमने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया भी था। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार विश्व में सुख और समृद्धि, शांति किसके द्वारा स्थापित हो सकती है, तो ऐसे गद्यांश में देखा जाए विश्व में सुख, समृद्धि और शांति जिसके द्वारा स्थापित हो सकती है वह आपका कौन सा हो जाएगा, अहिंसा और आत्मवाद। ठीक है, अहिंसा और आत्मवाद यहाँ पे दिया गया है डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही माना गया है। इसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार भौतिकवाद से अभिप्राय उस सिद्धांत से है जिसमें प्रधान रहता है। जिसमें क्या प्रधान रहता है, तो इस गद्यांश में भौतिकवाद से अभिप्राय उस सिद्धांत से है जिसमें प्रधान रहता है। जिसमें क्या प्रधान रहता है, सांसारिक सुख साधनों का प्रधान रहता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न दिया गया है, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार अहिंसा एवं सत्य के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा कौन सी होती है, तो अहिंसा और सत्य के मार्ग में मनुष्य की अपनी दुर्बलता, ये सबसे बड़ी जो है बाधा होती है। अगला गद्यांश से इस प्रश्न लिया गया है कि निम्नलिखित में से श्रम साध्य का अर्थ क्या होता है, तो श्रम साध्य का अर्थ होता है जो सहज में या बिना परिश्रम ना सध सके, वह श्रम साध्य होता है, यानी परिश्रम से ही साध्य हो सके। इसके बाद अगला प्रश्न, अगला काव्यांश आ गया है और काव्यांश हमारा दिया गया है कि जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता, सुंदर दिखने लगता, झटपटाता बाज, फन उठाए सांप, दो पैरों पर खड़ी, कांटों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी, दबे पांव झाड़ियों में चलता चीता, डाल पर उल्टा लटक, फल कुतरता तोता, या इन सब की जगह आदमी होता। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा होता, सुंदर दिखने लगता। ये आपका कविता दी गई, इस कविता से प्रश्न करेंगे। इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, इस कविता से हमें प्रेरणा मिलती है भूख शांत करने के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा। इसके बाद इस कविता से दूसरा जो प्रश्न यहाँ पे लिया गया है, दूसरा प्रश्न यह लिया गया है कि निम्नलिखित में से झटपटे बाज और फन उठाए सांप में कवि को सुंदर क्यों नजर आता है, क्योंकि दोनों पेट भरने के लिए ऐसा कर रहे हैं, पेट भरने के लिए दोनों कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा, हिंदी बहुत ही सिंपल पूछी गई थी, इतना कठिन नहीं पूछा गया था हिंदी के प्रश्न। उपयुक्त पंक्तियों में विभिन्न पशुओं को किस मुद्रा में दिखाया गया है, तो संघर्ष की मुद्रा में दिखाया गया है। इसके बाद इस कविता से, इस काव्य से अगला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक तो अवश्य पूछा जाता है, तो शीर्षक हो जाएगा भूख और संघर्ष, क्योंकि दोनों चीज़ों का जिक्र किया गया है इस काव्यांश पर। अगला जो प्रश्न है कि दी गई विभक्ति हे अरे हो निम्नलिखित में से किसका कारक होगा, सभी लोग जानते हैं हे अरे हो ये संबोधक कारक होता है, तो कारक से भी प्रश्न आया था। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रश्न है और भी इंटरेस्टेड हो जाता है कि निम्नलिखित में से वर्षा का पर्यायवाची शब्द होगा, तो वर्षा का पर्यायवाची शब्द क्या है, पावस। क्या हो जाएगा दोस्तों, पावस इज द राइट आंसर। इसके बाद हिंदी भाषा का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वाक्य जो पूरा या भरा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अपूर्ण होगा। कोई भी वाक्य पूरा ना हो या पूरा नहीं भरा है तो वह अपूर्ण की कैटेगरी पर आ जाएगा। ठीक है, तो हिंदी भाषा आपकी कंप्लीट हो चुकी है।
हिंदी भाषा के अब हम मैथ्स के क्वेश्चन करें कि योग का पता लगाना है। और योग बहुत ही सिंपल है, जबकि आधार समान हो तो ऊपर के हमारे जुड़ जाते हैं। 826 एलसीएम दोनों का सेम आएगा और 147 प्लस 377 को आपको क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। तो 7 7 14, 7 4 11 1 12, तीनों 524, 524 बटे 251। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है, बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है। एक शर्ट की असली कीमत $30 थी, उसके बाद इसे घटाकर $15 कर दिया गया। शर्ट के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो स्वाभाविक बात है, जब 30 से 15 आधा का होता है यानी 50%। 30 डॉलर था, $15 कर दिया गया, तो आधा प्रतिशत यानी 50% कर दिया गया सीधे तौर पर। यहाँ पे कोई जनरली जो है हमें ये चीज़ें मालूम चल जाती हैं और ये एग्जाम में होना चाहिए। ट्रिक और जनरली चीज़ें फटाफट सॉल्व कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए, टाइम की बचत होती है अगले क्वेश्चन के लिए। आंसू के पास लिखने के लिए 24 पेज थे, शाम तक उसने 25% काम पूरा कर लिया था, कितने पन्ने बचे थे? अब देखिए 24 मतलब 25%, मतलब 100 में 25% 4 भाग कहलाता है। तो 24 डायरेक्टली, कुछ यहाँ पे ट्रिक कोई सूत्र नहीं, 24 बटे सीधे 4 कर लीजिए, क्योंकि 100 में से जो 25 आता है वह हमारा चौथा भाग कहलाता है। तो इसी तरह से हमारा 24 बटे अगर 4 कर लेते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, 4 6 24, 6 आ जाता है। ठीक है, तो 6 हमारा कितना आ गया, 1 के निकल के आ गया। यहाँ पे 25% कार्य हो रहा है, तो कितने पन्ने जो है शेष बचे? तो 24 थे, 25% काम पूरा कर लिया, मतलब 6 पन्ने काम पूरा हो गया, तो शेष कितने बचे? 24 माइनस 6 कर लीजिए, 18 पेज जो है शेष बचेंगे। तो जो सी ऑप्शन दिया गया वह हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 12.5% का 64 है। तो डायरेक्टली हमें क्या करना है, 25 बटे 100 कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, मान लेना कोई संख्या x है, तो x का 12.5% क्या होगा, x का 12.5% कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है। तो x इजकल टू 64 गुणे 100 बटे 12.5। दशमलव हटाने के लिए आपको ऊपर 10 का गुणा करना पड़ेगा, तो 125 हो जाएगा। ठीक है, एक और जीरो बढ़ जाएगा और ये 125 हो जाएगा। अब इसको आप काट दीजिए, टोटल जब काटेंगे 512 x की वैल्यू आ जाएगी। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 512। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर निकल के आ जाएगा। रफ पेन अवश्य लीजिए, कुछ आप लोग भी सॉल्व करते जाइएगा। अगला, एक परीक्षा में 92% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं और 46 अनुत्तीर्ण हैं। अब अभ्यर्थी जो प्रतिशत हैं वो उत्तीर्ण है वो प्रतिशत में दिया गया है और अनुत्तीर्ण है वो संख्या में दी गई, ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो उपस्थित छात्र हमारे, तो कुल उपस्थित छात्र 100 हो जाएंगे, परीक्षा में उत्तीर्ण 92% है, यानी कि जो अनुत्तीर्ण छात्र वो कितने हो जाएंगे, तो 100 माइनस 92, कोष्टक के बाहर प्रतिशत कर लीजिए, तो 8% हमारे अनुत्तीर्ण छात्र हो जाएंगे। तो 8% का 46 छात्र अनुत्तीर्ण हैं, तो 8% का 46 हमें निकाल लेना है, यानी 100% में हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 46 बटे 8 मल्टीप्लिकेशन 100। सिंपल सी बात है। इसको काट दीजिए, 2 से, ये 4 से काट दीजिए, 25 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 23 गुणे 25 कर लीजिए, 575 आ जाएगा। 575 इज द राइट आंसर। यानी एक परीक्षा में 92% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं, जो 46 अनुत्तीर्ण हैं, तो उम्मीदवार कितने उम्मीदवार उपस्थित हुए, 575 टोटल। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न दिया गया है, कितनी राशि 90 रुपये से 10% अधिक है? तो 90 का 10% क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा।
तो 10% अधिक है तो 90 धन 9 कर दीजिए, 99 आना चाहिए। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। अगला है, यदि x का 12.5% क्षय है तो x का मान कीजिए। इसी प्रकार का हम पिछला प्रश्न कर चुके हैं। ठीक है, कर चुके कि नहीं कर चुके सभी। x का 12.56 दिया गया, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे करेंगे। मान लेना x संख्या वह है, ये यहाँ पे दिया गया है, पिछली संख्या मैंने माना था, यहाँ पे डायरेक्टली दिया गया है। तो डायरेक्टली हम करेंगे x बराबर 6 गुणे 100 कर लीजिए, और जो 12.5% नीचे कर लीजिए। प्रतिशत हटाना है तो एक जीरो और कर दीजिए, 125 हो जाएगा टोटल। इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। आपका 600, या डायरेक्टली करेंगे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये आपका आ जाएगा डायरेक्टली 6 गुणे 100 600 हो जाएगा, 12.5 इसको भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 48। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है। प्रतिशत के रूप में अनुपात दिया गया है 3:5, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3/5 का 100% में आ जाएगा। तो 5 से काटेंगे 20, 20 3 60% आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, कोई इतना भी कठिन प्रश्न नहीं पूछे गए थे। 4-5 प्रश्न कठिन है जो आगे करेंगे हम, विभाज्यता वाले भी प्रश्न करेंगे। देखिए ये प्रश्न जैसे दिया गया 0.375 में कितने प्रतिशत के बराबर है। प्रतिशत दिया गया है ना, तो 0.375/100 कर लीजिए। 100 में 2 शून्य है तो 2 शून्य के बाद दशमलव लगा दीजिए। 37 क्या हो जाएगा 5%। तो 37.5 देखिए किस में दिया गया है, सी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, सही हो जाएगा। अगला वह संख्या चुने जो 2 और 7 से विभाज्य हो। ठीक है, 2 और 7 से विभाज्यता का नियम यहाँ पे सभी लोग जानते हैं। 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, सभी लोग बताइए। सभी लोग बताइएगा। 7 से विभाज्यता का नियम ये है, पहली संख्या देखिए 49 53 2, सचोक 28 हासिल 4 आ गया, 5 बचेगा। 7 8 56 ज़्यादा हो जाएगा, 7 7 49 में जाएगा, और 49 में जाएगा तो हमारी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी 7 7 49, यानी पहला जो हमारे 2 अंक है वह हमारे भाग्य जा रहा है, और अंतिम 2 अंक है तो 2 से विभाज्यता भी होगा। यानी 2 अंतिम बने, जान लीजिए 0 हो, अगर आपकी सम संख्या है तो 2 से भी विभाज्य होगा। तो सम संख्या पहले हमें देखना है, 21 है यहाँ पे दिया गया, 22 है इसमें दिया गया है सी वाले में। तो जो पहली संख्या दी गई 49 532, ये 2 और 7 दोनों से विभाज्य है। ठीक है, छोटी संख्या है तो आपको भाग कर लीजिए जल्दी से फटा। जो बड़ी संख्याएं होती हैं उनमें प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे वह संख्या चुने जो 11 और 5 से विभाज्य हो। तो 11 और 5 से विभाज्य है मतलब सभी संख्या का योग कर लीजिए, सभी संख्या का योग कर लीजिए और उसमें 11 का भाग कर दीजिए। 11 का भाग चला जाएगा तो समझ लीजिए वह 11 से विभाज्य होगा। और 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि अंतिम में 0 और 5 अगर इकाई के अंक में है तो 5 से विभाज्य होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होए। इनको आपको जोड़ लेना है, और जोड़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या वैल्यू पुट हो रही है। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन 55 से विभाज्य है। 55 से विभाज्य मतलब 11 गुणे 5, 11 से विभाज्य और 5 से विभाज्य मतलब इकाई के अंक में 0 और 5 होना अनिवार्य है। और 11 से विभाज्यता का नियम यही है कि जो अंकों को आपको जोड़ लेना है, 2 2 अंक करके जोड़ लीजिए। 5 5 10, 3 1 4, 3 1 4, 440। देखिए 11 से विभाज्य है जी हाँ, 11 चौक 44, 40 आ जाएगा।
11 से विभाज्य है और अंत में 0 और 5 है तो 5 से विभाज्य हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे 11 और 5 अर्थात 55 से विभाज्य हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से 9 से विभाज्य संख्या। 9 से विभाज्य, देखिए अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य होगा तो वह 9 से विभाज्य होगा। विभाज्यता का नियम क्या है, इनका योग कर लीजिए, टोटल क्या आ जाएगा 9 3 12 9 21 5 26 2 28 8 36/9, तो 9 चौको 36, इनका योग 9 से विभाज्य हो जाएगा, मतलब यह है 9 से विभाज्य का। 9 से विभाज्यता का नियम यही है कि टोटल संख्या का योग कर लीजिए, अगर वह 9 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। अगला है निम्नलिखित 10 से विभाज्य है लेकिन 20 से नहीं है, तो 10 और 20 से विभाज्यता का नियम, अंतिम 2 अंक 20 से विभाज्य होगा। अगर अंतिम 2 अंक 20 से विभाज्य है, देखिए 90 दिया गया है तो अंतिम 2 का 90 20 चौक 80 होता है, ये नहीं होगा तो 20 से नहीं है, ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। और अंत में 0 है तो 10 से हो जाएगा। फिर दूसरे में देखते हैं 60 है तो 20 ताईं 60 चला जाएगा। 62 दिया गया है लेकिन ये 10 से विभाज्य नहीं होगा। 80 दिया गया है, 20 चौक 80, ये से विभाज्य चला जाएगा, यानी 20 से ना जाए और 10 से हो जाए तो केवल वह संख्या आपकी हो जाएगी 26,890। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो 10 से विभाज्य है लेकिन 20 से विभाज्य नहीं है। 7 से विभाज्यता का नियम है यहाँ पे, तो 7 से विभाज्यता का नियम हम ऑलरेडी बता चुके हैं, सीधी डायरेक्टली अंतिम अंक 7 दी गई है, मतलब 7 से विभाज्य होगा अवश्य। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 5 से विभाज्य है लेकिन 4 से नहीं है। देखिए 5 से विभाज्य मतलब 0 और 5 अंत में होना चाहिए, और 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, सम अंक है तो अंत में 0 सम संख्या अंत में होना ही चाहिए। तो देखिए जो सेकंड ऑप्शन है यह आपका 5 से विभाज्य लेकिन 4 से नहीं है, क्योंकि अंत में 65 दिया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, भिन्न से संबंधित प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना है। तो भिन्न के लिए आपको क्या भाग देना पड़ता है, दशमलव के रूप में देखना पड़ता है, और दशमलव के रूप में हमारा 19/98 है, ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। और इसके बाद दूसरा भी है कि सबसे छोटी भिन्न बताइए, तो सबसे छोटी भिन्न आपको दशमलव रूप में करना पड़ेगा, और वह सबसे छोटी भिन्न होगी 29/41। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि एक तंबू का आधार 150 सेंटीमीटर, परिधि का एक नियमित खटभुज है, तो आधार की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। सिंपल सी बात है, जब 6 भुज हैं, खटभुज मतलब 6 भुज, 150/6 कर दीजिए, यानी कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, एक नियमित घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं। तो कोई भी एक नियमित घनाभ में टोटल कितने होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं, जान लीजिए। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला इंटरेस्टेड प्रश्न है, यदि एक वर्ग ABCD का विकर्ण AC 5√2 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यदि एक वर्ग विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर दिया गया है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग होता है, और विकर्ण होता है भुजा √2, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा क्या आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हमारा क्या निकल, देखिए वर्ग की भुजा हमारी कितनी निकल के आ गई, वर्ग का भुजा 5 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। क्योंकि विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा √2 बराबर 5√2, तो अंडर से अंडर रूट का जाएगा तो भुजा की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, भुजा का वर्ग होता है तो 5 का वर्ग बराबर क्या होगा 25 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल आ गया 25 सेंटीमीटर, भुजा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल पूछा जा रहा है इसलिए 25 सेंटीमीटर देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर 25 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, ये भी ध्यान देना। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए एक वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर, दूसरे वर्ग का विकर्ण क्या है जिसका क्षेत्रफल दिए गए वर्ग का दोगुना है। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की लंबाई a इकाई मान लेते हैं, पहले का लंबाई जो है इसकी a इकाई हो जाती है। ठीक है, और वर्ग के विकर्ण की लंबाई, तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई a√2 इकाई हो जाएगी। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल
ए स्क्वायर वर्ग इकाई। तो ए अंडर रूट 2 बराबर 4 अंडर रूट 2। अंडर रूट ए की वैल्यू हमारी क्या निकल गई? 4। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? यानी भुजा 4 आ गया, भुजा का वर्ग होता है, यानी 4 का वर्ग मतलब 16 सेंटीमीटर, 16 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। ठीक है। अब दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल देखिए, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा? 2 गुना है तो 16 गुणे 2 कर दीजिए, तो 32 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा दूसरे वर्ग का। और दूसरे वर्ग की भुजा की लंबाई यहाँ पे b मान लीजिए, तो b स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 32 के। तो b बराबर क्या आ जाएगा? 4 अंडर रूट 2 के। तो विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो विकर्ण की लंबाई 4 अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, यानी 4 गुणे अंडर रूट 2 मिल के अंडर रूट 2 2 में परिवर्तित हो जाएगा, तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या? दूसरे वर्ग का विकर्ण। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पेडागोजी का प्रश्न दिया गया कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण क्या कहलाएगा? तो यह शिक्षण गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को जो है पूरा करता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पे दिए गए हैं राम इज प्लेइंग एंड पुटिंग 3 बॉल्स एज फॉलो। 3 बॉल्स को फॉलो करना। मोहन इज प्रिपेयरिंग इन टेबल लुकिंग इज प्ले। फर्स्ट में 3 बॉल, सेकंड में 6 और थर्ड में 9, यानी फर्स्ट में 3, 6 एंड 9 ये चीज़ दी गई। अब इसमें से प्रश्न यही दिया गया है, हिंदी में देख लीजिए। राम खेल रहा है 3 गेंदों के निम्न प्रकार। मोहन उसके खेल को देखते हुए एक तालिका बना रहा है। अब ये तालिका में ये बताना है कि यह जो है उनके कार्य से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो इनके कार्य से निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि राम खेल खेल रहा है और मोहन क्या कर रहा है? गणित सीख रहा है, क्योंकि मोहन टेबल बना रहा है, तो मतलब गणित सीख रहा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा पेडागोजी का प्रश्न पूछा गया था। ह्यूरिस्टिक ग्रीक शब्द में व्युत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ क्या होता है? ह्यूरिस्टिक ग्रीक शब्द से व्युत्पन्न हुआ है और इसका अर्थ होता है खोज करना। क्या होता है साथियों? इसका अर्थ होता है खोज करना, टू डिस्कवर। अगला पेडागोजी का प्रश्न पूछा गया कि सभी गणित अवधारणाओं को ठोस वस्तुओं के माध्यम से नहीं सीखा जा सकता। यह गणित की किस विशेषता को इंगित करता है? तो सभी गणितीय आवश्यकताओं को ठोस वस्तुओं के माध्यम से नहीं सीखा जा सकता। यह कथन गणित की किस विशेषता को इंगित करता है? अमूर्तता को। क्या कर रहा है? अमूर्तता को इंगित कर रहा है। आइए देख लेते हैं अगला जो पेडागोजी का प्रश्न दिया गया है कि पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य चरण क्या होता है? तो पाठ्यक्रम निर्माण का जो हमारा मुख्य चरण होता है वह क्या होता है? वह पाठ्यक्रम के उद्देश्य को तैयार करना भी होता है, पाठ्यक्रम में शामिल की जाने वाली सामग्री विषय वस्तु का चयन भी होता है, और पाठ्यक्रम की सामग्री को व्यवस्थित करना भी होता है। तो तीनों हो जाएगा, मतलब दिए गए सभी विकल्प। डी ऑप्शन जो दिया गया है वह यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए उपचारात्मक शिक्षण के चरणों का अनुक्रम क्या होगा? और नीचे ऑप्शन दिए गए। देखिए, उपचारात्मक में देखा जाए तो पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा और पांचवा। पहला विद्यार्थी का विश्लेषण, शिक्षण का उद्देश्य, पाठ्यक्रम को अपनाना, रणनीति का चयन, और अंत में होता है मूल्यांकन करना, मतलब सी ऑप्शन। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड एंड फिफ्थ। मूल्यांकन तो अंतिम में होगा, ये सभी लोग जानते हैं। अगला दिया गया कि शिक्षण सहायता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है? तो शिक्षण सहायता के संदर्भ में हमारा जो दोस्तों दिए गए हैं कि शिक्षण सहायता कठिन अवधारणाओं और अमूर्त विचारों को समझने में उपयोगी होता है। शिक्षण सहायता उन छात्रों को मनोरंजन प्रदान करती है जो इस विषय में रुचि रखते हैं। शिक्षण सहायता छात्र को सीखने के लिए प्रेरित करने में उपयोगी भी होती है। तो तीनों विकल्प जो दिए गए हैं वह हमारे सही हो जाएंगे, क्योंकि तीनों जो है शिक्षण सहायता के संदर्भ में हमारे सत्य दिए गए हैं। अगला जो प्रश्न है कि सबसे प्रभावशाली शिक्षण सहायता क्या होता है? तो सबसे प्रभावशाली शिक्षण सहायता वही होगा आपका
डायरेक्ट एक्सपीरियंस यानी प्रत्यक्ष अनुभव। ठीक है। अगला प्रश्न जो करेंगे हम वह आप यहाँ पे 5 मार्च सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है EVS का, जिसमें से प्रश्न पूछा गया था ठहरे हुए पानी से कौन सा रोग हो सकता है। तो सभी लोग जानते हैं ठहरे हुए पानी से मलेरिया मच्छर नामक बीमारियां होती हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया कि ओजोन परत जो UV अल्ट्रावायलेट प्रकाश के जो आपकी UV हैं अवशोषण जिम्मेदार हैं वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। तो UV जो अल्ट्रावायलेट प्रकाश किरणें होती हैं वह हमारे समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर की बात करेंगे। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि उन विषम पोषणों को क्या कहते हैं जो डेट्रिटस के सेवन से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। वह हमारे जब देखिए डेट्रिटस से प्राप्त कर रहे हैं मतलब डेंटी या डेंट्रिटिवोर्स की बात करें, इन्हीं के नाम से बना हुआ है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला कौन सी मानव गतिविधि वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के स्तर को कम कर सकती है, और वह कहलाती वनों की कटाई। वनों की कटाई जो है ऑक्सीजन के स्तर को कम कर सकती है। अगला है वन घास के मैदान और मरुस्थल ये किसके उदाहरण है। ये हमारे बायोम के उदाहरण हो जाते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया किस परिस्थिति तंत्र में संख्याओं का सीधा पिरामिड अनुपस्थित होता है। तो सीधा पिरामिड जो है जंगलों में फॉरेस्ट में आपका अनुपस्थित होता है। बाकी घास के मैदानों में झील में तालाब में इन तीनों में सीधा पिरामिड उपस्थित होता है। अगला पारिस्थितिक अनुक्रम में अंतिम स्तर समुदाय क्या होता है। चरमोत्कर्ष होता है। परिस्थिति या पारिस्थितिक अनुक्रम में अंतिम स्थिर समुदाय किसका होता है। चरमोत्कर्ष। इसके बाद अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि श्रीनगर में पुराने घर पत्थर ईंट और लकड़ी के बने होते हैं। दरवाजे खिड़कियां सुंदर वृत्तखंड के होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है। तो इन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है। मेहराब कहा जाता है। श्रीनगर में जो पुराने घर बने उनको क्या कहा जाता है। मेहराब। अगला है गोल्डन ईगल के घोंसले को क्या कहा जाता है। तो गोल्डन जो ईगल होती है उनका जो घोंसला होता है उन घोंसले को कहा जाता है आयरी। गोल्डन ईगल के घोंसले को क्या कहा जाता है। आयरी कहा जाता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपनी नुकीली चोंच की सहायता से पत्तियों को आपस में जोड़कर पादप रेशे को धागे के रूप में उपयोग करके घोंसला बनाता है। मतलब पत्तियों को आपस में जोड़कर पादप रेशा मतलब दर्जी की तरह सिल देता है घोंसले को, वह कहलाता है दर्जी पक्षी। अगला है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज INTACH की स्थापना जागरूकता को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। किसके लिए। वह दोस्तों लोगों के बीच सांस्कृतिक विरासत संरक्षण को जागृत करने के लिए किया गया था। अगला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ASI की स्थापना दोस्तों आपके 1861 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों। 1861 में। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व कौन होते हैं। तो स्वच्छता और आरोग्य शास्त्र। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है उचित स्वच्छता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है हमारा खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करके। बाइंडिंग द प्रैक्टिस ऑफ ओपन डिफेकेशन। स्वच्छता बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है कि खुले में शौच की प्रथा को समाप्त किया जाए। अगला निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष या
एरोस्पेस एजेंसी अपने देश के साथ सही सुमेलित है? और वह दोस्तों संसा, जो कि साउथ अफ्रीका की है। अगला जो दिया गया है, ईएसए अंतरिक्ष जो एजेंसी है वह कहाँ की है? तो ईएसए द स्पेस एजेंसी ऑफ यूरोप। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, एरियल फर्स्ट निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह या सैटेलाइट था? और यह दोस्तों था यूके का। जी हाँ, एरियल फर्स्ट जो है किस देश का पहला उपग्रह सैटेलाइट था? यूके का था। अगला है, IRS फर्स्ट ए को किस वर्ष जो है सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? तो दोस्तों इसे 1988 में सफलतापूर्वक जो है प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है? वह कौन सा है? तो हाल ही में इसरो द्वारा जो लॉन्च किया गया था वह था दोस्तों आपका EOS-03। ESO-03 जो है लॉन्च किया गया था। अगला है, सरल भारत और किसके समुद्र विज्ञान के अध्ययन के लिए संयुक्त उपग्रह मिशन विज्ञान है? तो भारत और फ्रांस कि जो है समुद्र विज्ञान के अध्ययन के लिए संयुक्त उपग्रह मिशन है सरल। 2013 में लॉन्च किया गया उपग्रह सरल के संक्षिप्त नाम का पूर्ण रूप क्या है? तो सरल का संक्षिप्त नाम का पूर्ण रूप इसका कहला जाता है दोस्तों, वह कहला जाता है सैटेलाइट विथ एर्गोज एंड अल्टिका, यानी सैटेलाइट फॉर आर्गोज एंड अल्टिका। अगला है, निम्नलिखित में से किसे इसरो को लद्दू घोड़े या वर्क हॉर्स ऑफ इसरो के रूप में जाना जाता है? तो लद्दू घोड़े या वर्क ऑफ इसरो के नाम से किसे जाना जाता है? और दोस्तों PSLV। इसरो के PSLV पोलर सैटेलाइट व्हीकल या ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक रॉकेट में कितने चरण होते हैं? तो टोटल 4। PSLV में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। अगला है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का प्रशासनिक नियंत्रण किसके पास है? तो इसका प्रशासनिक नियंत्रण अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार के पास है, केवल 2। अगला है, भूत भूतुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक रॉकेट मार्क सेकंड GSLV मार्क सेकंड ने किस देश या किस वर्ष जो है अपनी पहली उड़ान भरी थी? और वह भरी थी दोस्तों 2001 में। जी हाँ, GSLV मार्क सेकंड जो है 2001 में अपनी पहली उड़ान भरी थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, GSLV मार्क 11 के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं? देखिए, GSLV का पहला प्रक्षेपण असफल रहा, ये गलत दिया गया है। बाकी GSLV सेकंड द्वारा भारत विकसित सबसे बड़ा लॉन्च वाहन है। ये चौथी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान 4 तरल स्ट्रैप ऑन के साथ 3 चरण वाला वाहन है। GSLV निम्न पृथ्वी कक्षा LEO 5000 किलो नीत भार या पोलेट तक प्रक्षेपित कर सकता है। अगला, बच्चों द्वारा कोई भी अभिव्यक्ति नवाचार तरीके से की गई उसे अभिव्यक्ति कहते हैं। कौन सा अभिव्यक्ति कहते हैं? तो उसे दोस्तों क्रिएटिविटी या रचनात्मक। बच्चों द्वारा कोई भी व्यक्ति नवाचार तरीके से की गई, मतलब क्रिएटिविटी की बात करेंगे, क्रिएटिव रचनात्मक की बात करते हैं। पेडागॉजी के ये प्रश्न ध्यान दीजिएगा, EVS पेडागॉजी के प्रश्न। शिक्षक को उन गतिविधियों के साथ पाठों की योजना बनानी चाहिए जिनका उद्देश्य कक्षा में युवा शिक्षार्थी के बीच का पोषण करना है। किसका पोषण करना? नीचे ऑप्शंस दिए गए। तो इसके लिए दोस्तों जो पोषण करना है वह हमारा हो जाएगा अभिव्यक्ति का, रचनात्मक का और कल्पना का, तीनों का, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। एक शिक्षिका ने छात्र को अपने पास के एक पेड़ का चित्र बनाने का कार्य दिया और वह सभी चीज़ें जो वह उस पेड़ के चारों ओर देख सकती है, ये अधिगम का कौन सा तरीका है चित्र बनाने के लिए कहा। तो ये अधिगम का अवलोकन विधि का तरीका होगा कि अपने जो चारों ओर पेड़ है उनको लिखिए, जो आसपास है उनका चित्र बनाइए, ये अवलोकन का हो जाएगा। मूल कलाएं अक्सर बच्चों को वह अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित करती हैं जो बोलना नहीं चाहती। इस माध्यम में कौन सी रचनात्मक अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। तो इसमें दोस्तों हमारा क्या है, गति एवं नृत्य, मूवमेंट एंड डांस जो है देखा जा सकता है। तो ईवीएस के ये हम 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए आपके फर्स्ट मास सेकंड शिफ्ट का जो पेपर। चलिए दोस्तों, अब हम सीडीपी बाल विकास की बात करेंगे। और बाल विकास में जो है आपका 5 मार्च का जो सेकंड शिफ्ट का सीडीपी क्वेश्चन थे उनको करेंगे, 30 प्रश्न करेंगे। तो ध्यानपूर्वक यहाँ पे आप सभी लोगों को समझना है। यहाँ पे दोस्तों पहला प्रश्न सीडीपी में पूछा गया था कि बालक के विकास में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, माता पिता या मित्र। तो सभी लोग जानते हैं कि बालक के विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है वह पेरेंट्स होते हैं, यानी माता पिता होते हैं। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया कि गर्भाधारण की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है। तो यहाँ पे गर्भधारण की जो प्रथम अवस्था कहलाती है वह आपकी कौन सी हो जाएगी, पिंड अवस्था, भ्रूण अवस्था, या आपकी डिम्ब अवस्था, या ऑप्शंस चौथा दिया गया बीज अवस्था। देखिए गर्भधारण की प्रथम अवस्था जो कहलाती है वह ओवम स्टेज, जिसे हम डिम्ब अवस्था कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, चलना सीखना क्या कहलाता है। जो चलना सीखना है वह लक्षण है, शारीरिक विकास है, या कह सकते हैं क्रियात्मक विकास है, या व्यवहार है। तो सभी लोग जानते हैं चलना सीखना ये हमारा क्या हो जाएगा, एक क्रियात्मक मोटर डेवलपमेंट हो जाएगा, क्रियात्मक विकास की बात करेंगे। अगला प्रश्न सीडीपी से पूछा गया था कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य में को कौन सा घटक जो है प्रभावित नहीं करता है। देखिए परिवार की गरीबी बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है, लेकिन कक्षा में नींद आना यह आपका प्रभावित नहीं कर सकता है। ये पहले पार्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, यानी क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। विकास का अर्थ क्या होता है, विकास का अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन। ये भी सीडीपी का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसके बाद जो है अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यानपूर्वक देख लीजिए कि कौन सा मानसिक विकार नहीं है। तो कौन सा मानसिक विकार नहीं होता है, सभी लोग बताइएगा। सभी लोग यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, सारे पेपर हम करने वाले हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे पेपर को आप सभी लोगों को अटेंड करना है। और ये देख सकते हैं पूरा 150 क्वेश्चंस यहाँ पे हम करेंगे। और इस क्वेश्चन को करने के बाद जो है फिर हमारा 6 मार्च का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर रहेगा वो हम करने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक सभी लोगों को समझना है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए हमने दिखा दिया ताकि सभी लोग आगामी जो पेपर आने वाले सवाल पेपर सभी के लिए आप लोग तैयार रहिए, ठीक है। तो हमने कहाँ पे क्वेश्चंस किया था वहीं पे चलते हैं। और तो बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जो होते हैं वह नींद में, कक्षा में नींद आना ये प्रभावित नहीं करेगा। और विकास का अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन, ये भी हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। इसके बाद आता है कौन सा मानसिक विकार नहीं है। तो मिर्गी एक मानसिक विकार है, गठिया एक मानसिक विकार नहीं होता। एक गठिया एक बात होता है जो जोड़ों का दर्द होता है, जो जॉइंट होता है, पैर हो हाथ हो वहाँ पे होता है। तंत्रिका रोग ये भी आपका मानसिक है, और मनोवृत्ति ये भी मानसिक है, लेकिन गठिया जो है ये आपका मानसिक विकार नहीं कहलाएगा। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चंस पूछे गए थे। आगामी एग्जाम जो होना है वर्ग 3 का, उसमें भी संभावित प्रश्न है मानसिक बीमारी में शामिल नहीं है। देखिए अनुमानसिकता कारक, बचपन का अनुभव, ये दोनों जो है मानसिक विकार में शामिल होते हैं। मस्तिष्क
में परिवर्तन ये भी आपके शामिल होते हैं, लेकिन वात जो ज्वर होता है ये शामिल नहीं होता है। तो मानसिक बीमारी में क्या शामिल नहीं होता? जो वात ज्वर होता है ये हमारा मानसिक बीमारी में शामिल नहीं होता है। इसके बाद अगला है कि 1 वर्ष के स्वस्थ बच्चे का वजन कितना होता है? तो एक स्वस्थ बच्चे का वजन जो होता है वह जन्म के वजन का 3 गुना होता है। ठीक है, के तहत जन्म के अगर 2 किलो वजन है तो 1 वर्ष में वह कितने किलो हो जाता? 3 गुना नहीं, 6 किलो का वजन हो जाता है। सहसावस्था में रक्तचाप कैसा होता है? तो सहसावस्था में रक्तचाप कम होता है। इसके बाद है कौन सा भाषा दोष है जिसमें गले की मांसपेशियों में ऐंठन होता है? और वह कहलाता है हकलाना। हकलाना एक ऐसा भाषा दोष होता है जिसमें जो है गले की मांसपेशियों में जो है ऐंठन हो जाता है। फिर अगला प्रश्न है सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं? तो सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व का जो प्रकार कहलाता है वह हमारा कहलाता है मध्याकृति। क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व का प्रकार यहाँ पे मध्याकृति हो जाएगा। अगला है व्यक्तित्व के जैविक निर्धारक घटक कौन होगा? तो व्यक्तित्व के जैविक निर्धारक जो घटक कहला जाते हैं वह कहलाता है वंशानुक्रम। क्या हो जाएगा दोस्तों? वंशानुक्रम इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए अनुबंध का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, ये दोनों जो है भाषा विकास के सिद्धांत हैं। और परिपक्वता का सिद्धांत ये भी भाषा विकास का सिद्धांत, लेकिन अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत ये भाषा विकास का आपका सिद्धांत नहीं होगा। इसलिए अकॉर्डिंग क्वेश्चन पीबी ने इसे सही आंसर माना है। अगला है बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? सभी लोग बताइए, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? सभी लोग जानते हैं गार्डनर ने दिया है। और ये सारे फर्स्ट शिफ्ट में सीडीपी के प्रश्न पूछे गए थे। शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया किस अधिगम सिद्धांत से संबंधित होती है? तो ये संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत से आपकी संबंधित हो जाती है शिक्षण अधिगम की सूचना। अगला जो प्रश्न पूछा जा गया था कि एक छात्र जो शिक्षक एवं सहपाठियों में तर्क वितर्क करता रहता है वह क्या होता है? तो कोई भी छात्र जो शिक्षक और सहपाठियों से तर्क वितर्क करता रहे वह छात्र कौन सा होगा? वह छात्र जो होगा ब्रिलियंट चाइल्ड होगा, यानी प्रतिभाशाली बालक होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जाए कि मेघ चित्त परीक्षण में निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो मेघ चित्त परीक्षण जो होता है वह व्यक्तित्व मापन में प्रयुक्त होता है। मेघ चित्त परीक्षण किसमें? व्यक्तित्व मापन में प्रयुक्त होता है। अब आ गया प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, टीएटी परीक्षण आपने पढ़ा होगा, शॉर्ट रूप में इसे बोलते हैं। तो टीएटी परीक्षण व्यक्तित्व मापने की विधि है। तो कौन सी व्यक्तित्व मापने की विधि हो जाती है? यह प्रक्षेपी तकनीक हो जाती है। प्रोजेक्टिव टेक्निक की बात कर रहे हैं। अगला है अधिगम एक क्रिया है। तो अधिगम एक किसकी क्रिया होती? तो अधिगम एक सोशल क्रिया होती, सामाजिक क्रिया होती। अधिगम क्या है? एक सामाजिक क्रिया की कैटेगरी पर आ जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? देखिए केवल अधिगम शैली, केवल सब पेडागॉजी में नेगेटिव माना जाएगा, ये तो प्रभावित नहीं कर सकता। केवल रवैया ये भी नहीं कर सकता। अधिगम शैली, प्रेरणा और दृष्टिकोण और मूल, ये डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये जो है आपके ये कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। कौन सा कारक? अधिगम शैली कारक, प्रेरणा, दृष्टिकोण और मूल। ठीक है, नो डाउट सभी लोग समझ गए हैं। 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? देखिए शिक्षक, शिक्षार्थी, टीचर, लर्नर, ये दोनों शिक्षा के महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। विषय सामग्री भी शिक्षा के महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, लेकिन माता पिता शिक्षा के महत्वपूर्ण पहलू नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपको समझना है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि सीखने को व्यक्तिगत और खाली स्थान कारकों की अंतरक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो सीखने को व्यक्तिगत और किसके रूप में? सभी लोग बताइए। तो वह कहला जाएगा दोस्तों आपका पर्यावरण। क्या होगा? पर्यावरण। सीखने को व्यक्तिगत और पर्यावरण कारकों की अंतरक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, पर्यावरण, एनवायरनमेंट। इसके बाद अगला जो प्रश्न है टीचिंग स्किल से संबंधित है। शिक्षण यहाँ पे दिया गया है और शिक्षण में 2 प्रकार के दिए गए हैं कि छात्रों का मार्गदर्शन करने की एक जटिल कला है। शिक्षण जो है शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के बीच संबंध स्थापित करता है।
तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन होगा, जो शिक्षण होता है वह छात्रों का मार्गदर्शन करने की जटिल कला भी कहला जाती है और शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के बीच संबंध स्थापित भी करता है। तो दोनों ऑप्शन सही, तो दोनों किस में दिए गए हैं, देखेंगे सी ऑप्शन में, फर्स्ट और सेकंड दोनों। इसके बाद अगला जो टीचिंग पूछा गया है कि शिक्षण कैसा होना चाहिए, तो शिक्षण नैदानिक और उपचारात्मक दोनों रूपों में होना चाहिए, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे भी सही हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड दोनों। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि व्यक्तिगत अधिगम, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग का अर्थ क्या होता है। प्रत्येक व्यक्ति का अधिगम का अपना तरीका होता है। शिक्षक ने प्रत्येक व्यक्ति के अधिगम के लिए व्यक्तिगत शिक्षण योजना बनाई है। तो दोनों चीज़ें सही हैं। व्यक्तिगत अधिगम जो होता है इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग जो कहला जाता है, दोनों कहला जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अधिगम का अपना तरीका होता है, सबको अपने सीखने का तरीका होता है। आपका भी सीखने का एक अलग तरीका होगा, कैसे आपको याद होता है, रिमाइंड करना होता है। दूसरा यह कि शिक्षक ने प्रत्येक व्यक्ति के अधिगम के लिए व्यक्तिगत शिक्षण योजना बनाई है। व्यक्तिगत शिक्षण योजना ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, थर्स्टन ने कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सुझाव दिया था। तो थर्स्टन द्वारा जो है टोटल जो दोस्तों है वह आपके कितने दिया गया था, सभी लोग बताइए, 7। थर्स्टन ने 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सुझाव दिया था। कितना दिया था, 7, नोट कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है, एक बच्चे का सीखना किससे शुरू होता है। तो एक बच्चे का सीखना परिवार से शुरू होता है। बच्चा कहाँ से सीखता है, माता पिता परिवार से, पेरेंट्स से सीखना जो है बच्चे का शुरू हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, शिक्षण क्या है, एक कला है एक विज्ञान है। तो शिक्षण दोनों है, शिक्षण कला भी है और विज्ञान भी है, अर्थात सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है। अधिगम शिक्षार्थी के पिछले अनुभव का सारांश है। लर्निंग इज समिंग अप ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, ये आपका सही नहीं दिया गया है, बाकी सही दिए गए हैं। अधिगम शिक्षार्थी के ज्ञान और अनुभव रचनात्मक विश्लेषण है। अधिगम का लक्ष्य उच्च स्तर की सोच है एंड अधिगम रचनात्मक, ये तीनों अधिगम के संबंध में हमारे कथन सही दिए गए, लेकिन पहला हमारा असत्य दिया गया है, सही नहीं दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि अधिगम को शिक्षार्थी के व्यवहार में खाली स्थान परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जबकि शिक्षण गतिविधियों को छात्र के जीवन में परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो अधिगम में शिक्षार्थी के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जबकि शिक्षण गतिविधियों को छात्र के जीवन में वांछित परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे पहले अपेक्षाकृत होगा खाली स्थान में, दूसरे में होगा वांछित। ठीक है, तो ये रहे 150 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया 5 मार्च के। और अगले जो पेपर हम करने वाले हैं वह आपके एमपी-टेट 6 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट में करेंगे। तो सभी लोग तैयार रहिए अगले वीडियो के लिए। और अभी तक आपने चैनल को विजिट नहीं किया है तो चैनल को विजिट कीजिए, ताकि आप सभी लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाएँ, आगामी एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन तैयारी कर पाएँ। जो आगामी एग्ज़ाम होगा समझ लीजिए 30 से 40%, जो पैटर्न तो 100% नहीं होगा, 30 से 40% यहीं से प्रश्न फंसने वाले हैं, क्योंकि 2012 के बाद 23-22 में एग्ज़ाम हुआ था, काफ़ी 10 सालों का डिफरेंस था। इस वजह से पैटर्न चेंज हुआ है, लेवल चेंज हुआ है, लेकिन इस लेवल में 30 से 40% यही लेवल रहेगा, प्रश्न यही रिपीट होंगे। इसलिए प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। बाकी सभी अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।